मैं डॉक्टर हसन आज मणिकोल का हिंदी सिनेमा विषय पे आपके साथ बात करूंगा। मणिकोल का जन्म 25 दिसंबर 1944 को कश्मीरी पंडित के घर राजस्थान के जोधपुर शहर में हुआ था। उन्होंने पुणे की फिल्म संस्थान फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में ऋत्विक घटक से सिनेमा के पाठ पढ़े थे। उन्होंने पहले अभिनय और फिल्म निर्देशन यानी कि डायरेक्शन की पढ़ाई की। बाद में निर्देशन को ही अपना रचनात्मक जुनून बनाया। महज 24 वर्ष की उम्र में उसकी रोटी फिल्म बनाई और यथार्थवाद का जोखिम भरा रास्ता अपनाया। इस फिल्म में कोई पार्श्व संगीत यानी कि बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, जिसे जीवन में नहीं होता। फिल्म में ध्वनियां हैं जैसे जीवन में होती है, पक्षियों की, झिल्ली झिंगुर की, बस की, बारात की, चलने की, राहट की, खाने की, यहाँ तक कि दारू के बोतल खोलने की, ताश के पत्ते की आदि ध्वनियां इस फिल्म में आती जाती है। महज 2-3 जगहों पर स्त्री मन के दुख और उलझन को व्यक्त करने के लिए संतूर का प्रयोग हुआ है। ऋत्विक घटक के साथ साथ रूसी फिल्मकार तारुकोव्स्की की फिल्में से भी मणिकोल प्रभावित रहे। उन्होंने सिनेमा का नया व्याकरण बनाया, जबकि उन्होंने यह तकनीक और व्याख्यान इस्तेमाल भी नई तरीके से होता है। उन्होंने सिनेमा में वृत्तचित्र यानी कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स और फीचर फिल्मों की बीच बहुत महीन रेखा है, और यह उनकी फिल्मों की खासियत भी है और ताकत भी और संभल भी। मणिकोल की फिल्में हिंदी की भूमिका पर, उसकी भाषा पर अलग सोचने और चर्चा करने की ऐसी जरूरत सचमुच महसूस होती है, क्योंकि सिने माध्यम में भाषा का व्यवहार कुछ ऐसा सोचने और खोजने के लिए किया जाता है जो किसी मानवीय अर्थ और बोध को छवियों के साथ मिलाकर बहुत गहरा कर रहा हो। जब उसकी रोटी फिल्म रिलीज हुई तो उसे यह कहकर बहुतों के द्वारा कोसा गया था कि वह अत्यंत मंद यानी कि स्लो, कमजोर और उबाऊ है। उसके विलंबित लय वाले संवाद अत्यंत असहज लगते हैं। तब इस बात को भुला दिया गया था कि संवादों की इस प्रकार की अदगाई का अपना अर्थ और रहस्य है। बदकिस्मती से मणिकोल के सिनेमा को लेकर यह बात इतनी बार दोहराई गई कि आम दर्शक का ध्यान तो उसकी ओर से दूर होता ही गया। जिन्हें हम समझदार दर्शक कहेंगे, वे भी उनके सिनेमा को लेकर उस तरह उत्साहित नहीं हुआ जिस तरह से होना चाहिए था। यह मणिकोल की पहली फीचर फिल्म थी जिसका नाम है रोटी, उसकी रोटी। यह 1969 में प्रदर्शित हुई, जिसे कई प्रतीकों के माध्यम से एक काव्यात्मक फिल्म कहा जा सकता है। मणिकोल ने फिल्म के लिए एक सरल आधार लिया है। फिल्म में एक बस ड्राइवर सुच्चा सिंह, गुरदीप सिंह जिन्होंने अभिनय किया है, और उनकी पत्नी बालो यानी कि गरिमा की जिंदगी को दर्शाया गया है। बालो को हर दिन सुच्चा सिंह के लिए खाना तैयार करना पड़ता है, खेतों के बीच से लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, और गांव से गुजरते हुए राजमार्ग पर उसका इंतजार करना पड़ता है। वह एक स्वतंत्र जीवन जीता है, अपने दोस्तों के साथ ताश खेलता है और अपनी मालकिन के साथ समय बिताता है, और सप्ताह में केवल एक बार घर आता है। हालांकि उसे उम्मीद है कि उसकी पत्नी पारंपरिक महिला की तरह भूमिका निभाएगी। कथा एक क्रम में नहीं है, इसलिए हम घटनाओं को देखते और समझते तो है, लेकिन अनुक्रम के बारे में निश्चित नहीं हो सकते। एक दिन बालो को देर हो गई। बालो अपनी बहन को एक दुष्ट ग्रामीण की हरकतों से बचाना चाहती थी। सुच्चा सिंह गुस्सा हो जाता है और खाना खाए बिना ही घर से चला जाता है। यहाँ फिल्म निर्माण के कई पहलुओं में ब्रेसन का प्रभाव स्पष्ट है। एक्शन को कोष्टक में रखने वाले शॉट्स का, डिले एडिटिंग का, परिदृश्य का अनाटकीयकरण, जबरदस्ती अभिव्यक्ति के बिना अभिनेता द्वारा एटोनल, बिना उच्चारण वाली लाइन डिलीवरी, अभिनय करने वालों की बजाय वस्तुओं पर फोकस। कई शॉट्स में पात्रों के हाथों और चेहरों पर फोकस करते हैं, जिसमें निश्चित रूप से मुख्य किरदार में पीड़ित महिला आदि इस फिल्म की विशेषता है। जिस तरह अच्छा साहित्य पाठक में नया सौंदर्य बोध उत्पन्न करता है,
उसी प्रकार मणिकौल का सिनेमा भी सौंदर्य के नए अर्थ खोलता है। और इसका मतलब यह नहीं कि उनकी फिल्में साहित्य के उस समझ को सिर्फ पर्दे पर नाट्य रूपांतरण करती है। सिनेमा का अपना स्वायत्त संसार है, इसलिए यहाँ आकर साहित्य का यथार्थ बोध और सौंदर्य बोध बिल्कुल नई रोशनी में जगमगा उठता है। मणिकौल मणिकौल कला फिल्मों के फिल्मकार है। उनका सिनेमा भारतीय सिनेमा की नई धारा का सिनेमा है, इसे समांतर सिनेमा के रूप में भी जाना जाता है। कुछ साल पहले अपने अमोल पालेकर के द्वारा निर्देशित फिल्म, जिसमें शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और जूही चावला की मुख्य भूमिका वाली एक फिल्म देखी थी जिसका नाम पहली है, जिसमें एक व्यापारी कारोबार करने के लिए शहर जाने वाले एक नवविवाहित व्यापारी शाहरुख खान की रूपवती पत्नी रानी मुखर्जी पर एक बावड़ी में रहने वाला भूत मोहित हो जाता है, उसे पसंद करने लग जाता है और व्यापारी की अनुपस्थिति में व्यापारी का रूप धारण कर उससे प्रेम करता है। वह भूत दाम्पत्य जीवन निभाता है और व्यापारी के पिता को रोजाना सोने की एक मोहर देता है। यह फिल्म राजस्थान के प्रसिद्ध कथाकार विजय दानदेता की कहानी पर बनाई गई थी, जो बहुत लोकप्रिय हुई थी। इसी कहानी पर प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक मणिकौल ने भी दुविधा नाम से फिल्म बनाई थी। दुविधा कौल की सबसे सराहनीय फिल्म है। दुविधा 1973 में प्रदर्शित हुई थी। एक सपाट गोडार्डियन छवि के साथ शुरू होती है, जिसमें सफेद दीवार के सामने लाल साड़ी में खड़ी एक महिला कैमरे की ओर दृढ़ निश्चय के साथ देख रही है, जबकि उच्च स्वर वाले राजस्थानी एथनिक स्वर ऑडियो की शोभा बढ़ा रहे हैं। ट्रूफॉन्ट के किशोर अपराधी की ठहरी हुई छवि की तरह यह दर्शकों को संबोधित करते हुए एक ऐसा सुझाव देता है जिसमें एक अप्रिय और कठिन स्थिति निर्मित होती है, जिससे बाहर निकलना कठिन होता है। एक लोक कथा पर आधारित दुविधा फिल्म एक ऐसी प्रेम की बात करता है जो समय और स्थान से परे है। भूत की उपस्थिति, जिसे नई दुल्हन से प्यार हो जाता है, हमारे लिए परोसा गया कोई विदेशी व्यंजन नहीं है, बल्कि एक उपहार है। और ऐसी ही कहानी है जिसे कथावाचक द्वारा हमें क्रमशः पढ़कर सुनाया जाता है, जिसे फिल्म को कहानी कहने के बोझ से मुक्त कर दिया जाता है, बल्कि इसे कल्पना के साथ प्रयोग की अनुमति भी दी जाती है। कई तस्वीरें फ्रीज फॉर्म में जंप कट और रिप्ले का प्रयोग करते हुए जो फिल्म की अस्थायी और भौगोलिक अव्यवस्था की केंद्रीय धारणा को चित्रित करता है और एक अकॉर्डियन प्लेयर की तरह समय में हेरफेर करता है। कौल एक कथा बुनता है जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य हमेशा बातचीत में रहता है। सिर्फ शीर्षक की दुविधा में आध्यात्मिक और भौतिक, अतीत और भविष्य आदि के बीच में झुलसते दुल्हन का बचपन और वयस्कता, उसकी स्वतंत्रता और सम्मान, उसके प्यार और सुरक्षा के बीच एक विकल्प में शामिल हो जाते हैं। डिविजको फिल्म की तरह आकर्षक तरीके से फिल्माई गई और प्रभावशाली ढंग से डिजाइन की गई लाल और सफेद रंग की एक सरल लेकिन आकर्षक परस्पर क्रिया के साथ ये फिल्म कौल के नारीवादी झुकाव और अत्यधिक व्यक्तिगत सौंदर्य शास्त्र दोनों पर आधारित है। यह बहुत ही कलात्मक फिल्म है, मगर व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हो पाई। हालांकि भारत में गंभीर सिनेमा प्रीमियर और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में इस फिल्म की काफी सराहना मिली। यह भी कम दुर्भाग्य की बात नहीं थी कि मणिकौल के सिनेमा को लेकर यह धारणा भी बनाई गई और प्रचारित भी हुई कि उनका सिनेमा पश्चिम के फिल्मकारों से प्रेरित सिनेमा है। मणिकौल की लगभग सभी फिल्मों के साथ आमतौर पर ऐसा ही हुआ है, चाहे उसकी रोटी हो, आषाढ़ का एक दिन हो, या सतत से उठता आदमी हो, या नौकर की कमीज, या घासीराम कोतवाल। सतह से उठता आदमी 1980 में यह फिल्म प्रदर्शित हुई। इस फिल्म की शुरुआत एक शांत झील के किनारे के परिदृश्य के एक शॉट्स के साथ होती है, जिसे एक बंद खिड़की द्वारा दृश्य से अचानक बंद कर दिया जाता है। इसके बाद कैमरा धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण घर के भयानक खाली कमरे में चला जाता है, जहां फिल्म का केंद्रीय चरित्र एक कवि रहता है। कलाकार की यह धारणा वास्तविकता से बहुत दूर हो गई है और खुद में और भी पीछे हट गई है, जो पूरी फिल्म में गूंजती है। गजानन माधव मुक्तिबोध की व्यक्तिगत प्रसंगों पर आधारित सतह से उठता आदमी एक ऐसी दुनिया प्रस्तुत करती है जहां क्रांति विफल हो गई है, व्यवहारिकता के नाम पर आदर्शवाद खत्म हो गया है और बुद्धिजीवियों और कलाकारों की भूमिका पर जबरदस्त सवाल उठाए गए हैं। सिद्धांत बनाम व्यवहार के सवाल को फिर से जगाते हुए
फिल्म में जांचने का प्रयास करती है कि क्या जीवन यापन के लिए कुछ सामाजिक ढांचे में रहना स्वयं को बचाने के समान है। समाज की विखंडित उत्तर समाजवादी स्थिति, जिसे फिल्म शहरी भारतीय व्यक्तियों के अपने चित्रण के माध्यम से दर्शाती है, मालिक की तरह संबंध वॉइस ओवर में परिलक्षित होती है, जो 3 पात्रों तक फैली हुई है और जो इसकी विपरीत कथा को एक साथ जोड़ती है। अपनी फिल्म पर बात करते हुए एक साक्षात्कार में मनिकॉल कहते हैं, देखिए उसे। ये बात सिर्फ मनिकॉल पर लागू नहीं होती, ऋत्विक घटक और मृणाल सेन जैसे महान भारतीय फिल्मकारों पर भी लागू होती है, जिनको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति तो खूब मिली, मगर उनकी फिल्में भारत में ज्यादा चल नहीं पाई। साहित्य के अलावा मनिकॉल संगीत के भी प्रेमी थे। ध्रुपद पर उन्होंने एक वृत्तचित्र यानी कि डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। उनकी फिल्म सिद्धेश्वरी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उसकी रोटी एकदम नई तरह की फिल्म थी, जिसके जरिए उन्होंने पहली बार फिल्मों के प्रचलित शिल्प को तोड़ा था। इसी फिल्म को फिल्म फेयर क्रिटिक अवार्ड भी मिला था। यह भी गौर करने वाली बात है कि मनिकॉल की जिन फिल्मों में शब्द व्यवहार गौण है, जैसे कि माटी मानस में, वहां भी छवियों को फिल्मकार के द्वारा भाषा में ही सोचा जा रहा है। माटी मानस दृश्यों का, माटी निर्मित चीजों का फिल्मांकन मात्र नहीं है, दृश्य कुछ कह रहे हैं और उस दृश्यों के पीछे से भाषा मानो बिन बोले भी बोल रही हो, हमें गहरे स्पर्श भी कर रही है। ये यह एक जादू है जिसे मनिकॉल ने लगन के साथ साधा है। मगर ऐसा नहीं होता, हर दृश्य एक क्या भी न करूं रह गया होता तो माटी मानस जैसा लंबा वृत्तचित्र, एक फीचर फिल्म का संवाद आनंद हमें न दे पाता। सतह से उठता आदमी की भाषा के अचूक और नितांत नए तेवरों के कारण ये फिल्म अपूर्व है ही। माटी मानस फिल्म 1985 में एनएफडीसी और वस्त्र मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के हस्तशिल्प प्रभाग द्वारा निर्मित है। यह फिल्म राजस्थान और उसके आसपास स्थित कुंभारों और टेराकोटा कारीगरों पर केंद्रित है और एक बाहरी व्यक्ति के और एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता के रूप में इस क्षेत्र में मनिकॉल की यात्रा के एक काल्पनिक संस्करण के रूप में सामने आती है। हमारे पास दस्तावेजी अंश है जो टेराकोटा निर्माण की कला और व्यवसाय का विस्तृत विवरण देते हैं और जीवन का वह तरीका जो इसके चारों ओर घूमता है, उन खंडहरों के साथ जुड़ा हुआ है, जहां हम इन मूवी डॉक्यूमेंट्री क्रू को संग्रहालयों के बीच प्रदर्शन करते हुए देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के मिट्टी के बर्तन उत्खनन स्थल के बारे में हमें बताते हैं। साथ ही क्षेत्र में विभिन्न मिथकों, किंवदंतियों और लोक कथाओं से पता चलता है कि इन कारीगरों के लिए मिट्टी पृथ्वी किस प्रकार कल्पना और अभ्यास से अविभाज्य तत्व बन गए हैं और पोषण, आश्रय और उत्पादन की अपनी क्षमता के साथ मातृ संघों को विकसित करने के लिए आगे बढ़े हैं। माटी मानस श्रम की गरिमा और अनुग्रह के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में सामने आती है। शायद अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि मनिकॉल की रिटर्न टू जीरो फिल्म एक ऐसे समाज का खुलासा करती है जहां कला के प्रति लोगों का रिश्ता अभी भी अभ्यास और स्पर्शपूर्ण है। कला का अनुभव करने का एक पूर्व चिंतनशील, गैर डिडक्टिव, घटनात्मक तरीका जो आधुनिक विनियोजनकारी ऑप्टिकल दृष्टिकोण के विरोध में खड़ा है। एक विभाजन जो कि प्राचीन मिट्टी के बर्तनों को संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाता है और पाठ्यपुस्तकों में विरासत और पुरातत्व की विजय के प्रतीक के रूप में चित्रित किया जाता है। अपने समय के लोगों द्वारा कैसे माना जाता है कि बीच की खाई को परिलक्षित होता है। 1971 में मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन पर आधारित इसी नाम से बनी फिल्म भी, जिसे काफी तारीफें मिली और फिल्म क्रिटिक अवार्ड भी मिला। अपने निर्देशन कला के बदौलत मनिकॉल दुनिया के बड़े फिल्मकारों के रूप में अपनी छवि बनाने में सफल रहे। वे जब भी समय मिलता संसार के सभी श्रेष्ठ फिल्मकारों की फिल्में भी देखा करते थे और उन पर घंटों बातें करते थे। उन्हें बर्किले विश्वविद्यालय में सिनेमा के छात्रों को पढ़ाने का कार्य भी किया। कई साल तक वे नीदरलैंड में रहे। यहाँ रहते हुए उन्होंने कुछ फिल्मों और वृत्तचित्रों का भी निर्माण किया। फिल्म फेयर अवार्ड मनिकॉल को मिला जिन फिल्मों के लिए उनके नाम है, उसकी रोटी, आषाढ़ का एक दिन, 74 दुविधा और इडियट। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले उनके द्विधा के लिए बेस्ट डायरेक्टर, सिद्धेश्वरी के लिए बेस्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर। मनिकॉल की मृत्यु 6 जुलाई 2011 को
हरियाणा के गुड़गांव में हुई। उनके निधन से सचमुच एक बड़ा फिल्मकार हमारे बीच से चला गया। भारतीय फिल्म विधा के विकास में उनका योगदान बिल्कुल अलग तरह का है, जिसे गंभीर सिनेमा प्रेमी हमेशा याद रखेंगे। धन्यवाद।